करता हूँ कि वो आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन बतावे और हम पवन सर जी। शायद अभी वो नेटवर्क नहीं होगा या रास्ते में रहे होंगे। तो आज सामूहिक चर्चा होनी है कि जीव अमृत कैसे बनता है, कौन कौन अपने खेतों में कैसे कैसे उपयोग करते हैं और किसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें बतानी है। और जीव अमृत जो निरंतर उपयोग कर रहा है या गो अमृतम है, सारी चीजों के विषय में आज विशिष्ट चर्चा होने वाली है। और इसमें सब अपने अपने पक्ष रखेंगे कि कौन ने कैसे अपने खेतों में जीव अमृत का उपयोग किया। और इसमें आज जीव अमृत में अपन लोगों को ये बताना है कि कौन सी वैरायटी का आपने जीव अमृत बनाया, किस प्रकार से आप लोग उपयोग कर रहे हैं, उसके जीवाणुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो पा रहा है, वो सारी चर्चाएं जो है आज आप अपने के सदन में होने वाली है। तो मैं सबसे पहले पवन सर जुड़े हैं? जी शरद भैया जुड़े हैं। जुड़ गए। जी 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 धन्यवाद। आदरणीय पवन। जी धन्यवाद। शरद जी, मेरा दूसरे फोन में गड़बड़ी हो जाती है तो साउंड नहीं आती है उसमें। सुनाई मुझे देता है लेकिन बात नहीं हो पाती है। तो आज की बहुत सुंदर योग कक्षा के साथ ही आज ये जो सत्र है, खुला मंच के रूप में, जैसा हम चर्चा बीच बीच में करते रहते हैं कि हम जरा रुक करके अपनी यात्रा जो चल रही है उसमें जरा रुकें, उसमें जरा ठहरें और जो हमने अभी तक के सीखा है या हमने जो जानकारी हमें मिली है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा आपस में कर लें, जिससे हमें एक दूसरे के विचार सुन सकें, अपने विचार हम कह सकें और अपनी यात्रा में अगर हमें जो थकान हो रही है उसको मिटा सकें। हमारा रास्ता और दिशा सही जा रही है, इसको हम उसका विश्लेषण कर लें और फिर नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ अपनी यात्रा को चालू रखें। तो केवल हम इस यात्रा में थोड़ा सा रुक रहे हैं और रुक करके आपस में भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर से क्या होता है कि कोई मुख्य वक्ता आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, कुछ टिप्पणी देते हैं और लेकिन सब लोग को अवसर नहीं मिल पाता है कि वो भी अपनी बात कहें या उनके मन में कोई चीज अगर आ रही है तो उस बात को वो कह करके और अपने विचारों को दें। उन विचारों में आपस में ऐसा भी हो सकता है कि सबके विचार एक जैसे नहीं हो, तो उन विचारों में अगर थोड़ा सा अंतर भी है तो उससे भी हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आज की जो चर्चा थी वो इस वजह से शायद रखी गई है कि हमने कुछ 2 दिन पहले जो जीवामृत के ऊपर बातचीत की थी, और जीवामृत भी इस तरह से जो कि और ज़्यादा सरल हो गया है, तो उसको सरलीकरण किया गया है। तो इस विषय के ऊपर जो सदस्य ने चर्चा सुनी थी, उसमें भाग लिया था, उसमें उनके प्रश्न अगर छूट गए थे तो वो प्रश्न भी करें और जिसके मन में कोई टिप्पणी है तो वो भी करें। इसके अलावा अगर किसी ने इस नए तरीके से जीवामृत बनाने के ऊपर कार्य किया है, उसका उपयोग किया है, उसका एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसके बारे में भी बता दें। और अगर उसमें हमें फेलियर मिला है तो वो भी ज़रूर बताएं। सक्सेस मिली है तो उसके अनुभव क्या रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करें। लेकिन उससे भी पहले अगर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, कोई प्रयास नहीं किया गया है, तो लेकिन जो सुना है वो हमने क्या सुना और क्या समझा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे 2 साथी उस दिन की जब चर्चा हुई थी वो तो पहले ही उनसे जा करके, हमारे सचान जी से जा करके मिल चुके थे, उनसे कल्चर भी ले आए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकली किया तो कुछ बाधाएं आई, तो उन्होंने उसके बाद छोड़ दिया और उनको लगा कि ये कारगर विधि नहीं है। मुझे लगता है कि जब परसों की चर्चा हुई तो 2 साल के बाद जो भी फेलियर हुआ था उसको, फेलियर के कारण को समझने का प्रयास किया गया
और शायद अब वो अपने जो कार्य है अब उसको जब अच्छी तरह से करेंगे तो उनको शायद और अच्छी तरह से सफलता मिलेगी। मुख्य रूप से जो मेरी समझ में आया वो यही था कि हमारे जो जीवाणु हैं, हमारे जो जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या को हमने बढ़ाना है। किसी भी तरीके से हम उसको बढ़ाने का प्रयास करें और उसका उपयोग आप अपनी खेती में करें। अपने जो भी जो भी हम कार्य जमीन के साथ कर रहे हैं उनको वापस उसको हम देने का प्रयास करें, वापस धरती माता को देने का प्रयास करें। और मैं परसों कल मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमारा न केवल मिट्टी में बल्कि हमारे शरीर में भी तो अनेकों प्रकार के जीवाणु हैं और अनेकों तरह के उनके डीएनए हैं। तो ये बात भी कल आई थी, एक जानकारी थी कि मनुष्य के शरीर में करीब 10,000 या 20,000 डीएनए है, लेकिन हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी जो डीएनए की संख्या इससे दुगनी है, या ऐसी कोई संख्या मुझे याद नहीं आ रहा है तुरंत। तो हमारे शरीर में भी जीवाणु है, हमारी मिट्टी में भी जीवाणु है, हमारे भोजन जो हम खा रहे हैं उसमें जीवाणु है। तो जीवाणु कहाँ पर नहीं है? तो इन जीवाणुओं के साथ हमें तारतम्य बना करके, उनके साथ सामंजस्य बना करके उसको रखने का एक प्रयास जो निरंतर किया जाएगा, जब वो किया जाएगा तब जाकर के हम जो ये हमारा जीवन है इसको हम इसमें एक बैलेंस लाने का की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये भी एक चीज मुझे सामने निकल के आई थी कि हमारे जो शरीर में जो जीवाणु है उनकी जो संख्या है वो अरबों अरबों में है, उनका गिना नहीं जा सकता है, इतनी ज्यादा है हमारे शरीर में। तो उतने ही वो इतनी संख्या है कि जितने ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उतने ही जीवाणु हमारे शरीर के अंदर है, या लगभग इसके आसपास ही होंगे, या इसके इधर होंगे 10%, 100 पर इधर प्लस माइनस हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या के ऊपर जब हम बातचीत करो, और उसमें से भी ज्यादातर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी केवल कुछ के बारे में है। और कुछ के बारे में भी जो जानकारी है वो कई सालों की मेहनत के बाद अब सामने निकल के आ रही है। तो ये और अच्छा, एक जीवाणु का दूसरे जीवाणु से अंतर संबंध क्या है, उसके बीच में आपस में किस प्रकार की ऊर्जा का, जानकारी का और न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होता है, उनके बीच में संचार क्या होता है, इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं मालूम है, और अगर है भी तो बहुत ही सीमित स्तर से मालूम है। तो इस तरह के जब हम ये जीवाणुओं के संसार को देखते हैं और अपनी सृष्टि को देखते हैं तो उसमें भी जो अनंत गहराइयां छुपी हुई हैं वही दोनों में छुपी हुई हैं, उसके बीच में हम अपना जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं शरद जी को वापस मंच सौंपता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो सबसे अपने भी विचारों के साथ बाकी सभी साथियों के भी विचार लेते हुए इस विषय को आगे बढ़ाएं। जी ओम, धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा। और इस पे सर जो जीव अमृत है काफी बार सदन में चर्चा हुई है और बहुत विशिष्ट लोगों ने कई प्रकार के जीव अमृत बनाना बताए। और हमने एक बार पवन सर जी ने हमारा प्रेजेंटेशन रखा था, तो हम लोगों ने जो गन्ने से जो बनाया था, गुड़ की जगह हमने गन्ने का उपयोग किया, तो उसमें हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन हमारा सीधा था कि हम लोग गोबर लेते हैं और अपना सीधा पानी और बेसन और गुड़ की जगह सिर्फ हमने जो लिया था वो गन्ना लिया था, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट रहे थे और रिजल्ट है। लेकिन भारी गर्मी में थोड़े कम रिजल्ट आते हैं सर। बाकी समय जो है साल भर में 8 महीने अगर आप देखेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा है। लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन खेत में करने की है वो काफी महंगी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हर वीकली उसका उपयोग करते हैं तो फिर रिजल्ट्स काफी हमारे उसमें। लेकिन कल जो मुख्य अतिथि आए थे उनका कहना था कि एक ही बार आप उपयोग करो, वो चीजें अभी करके देखनी है। तो
तुलाराम जी को मैं सबसे पहले बुलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने वहां से कल्चर ला के उसका उपयोग किया था। तो आदरणीय तुलाराम जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आवे और अपने जीव अमृत के विषय में बताएं। शायद उन तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। तुलाराम जी हैं तो हमारे सदन में, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। अब मैं आदरणीय अशोक भैया को बुलाता हूँ, क्योंकि वो काफी बड़ी सैलरी उनके गोबर गैस से बनती है, और वो जीव अमृत में काफी दिनों से उनका जो पुराना मैंने देखा है कि 15-20 साल से वो इसमें प्रैक्टिस में है, जीव अमृत में। तो अशोक भैया, आप अपने जीव अमृत के विषय में बताएं। जी ओम, सदन को प्रणाम। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की योग कक्षा बहुत ही अच्छी रही, अच्छा योग करवाया। 65-67 साल की उम्र में उनसे ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती है। ये जो बीज अमृत की जो बात चल रही है, ये इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, और ये एक चक्रव्यूह है। क्योंकि इसमें आदमी दिन भर बना बना के वो परेशान हो जाता है ढो ढो के। ये कैसी प्रक्रिया है कि उसको दिन भर ढो के ले जाना पड़ता है, और इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है मेरे हिसाब से, कम इफेक्टिव है ये। इसका हल्ला ज्यादा है और इफेक्ट कम है। इसीलिए तो जैविक खेती का जो प्राकृतिक जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, इसका ज्यादा चलन नहीं होता, क्योंकि आज का समय बहुत फास्ट है। किसी को समय ही नहीं है ना आजकल, तो न लेबर मिलती है, ना आदमी को भी समय नहीं है, मोबाइल में बात करने तक का ही समय नहीं है, दूसरी चीज तो छोड़ दो। और वो एक लगन और शिद्दत, और दिन भर आदमी जो काम करता है उस शिद्दत से अगर वो करे तो उसका, क्योंकि खेती भी आजकल एक टेक्निक का हिस्सा हो गया। खेती में नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो उसमें एक एक चीज को देखा जाता है। तो मैंने 2-3 साल तक इसको खूब डाला, मैं खुद ही डालता था इसको ले लेके वो खेत में, जीवामृत। लेकिन जो जितना ज्यादा प्रचार है उतना इसका वो इफेक्ट नहीं है। मेरा जो अनुभव प्राप्त हुआ। अब हम तो खेत में जो गोबर की है सैलरी, ये पूरा उसमें पटा देते हैं खेत में जाके, और उसको एक ज्यादा तुपने वाली व्यवस्था को बंद कर दिया। जो खूब तुपते थे ना, वो व्यवस्था बंद कर दी, और वो खेत में अब धीरे 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 जो हमारा है, तो गोबर भरपूर है हमारे पास, तो वो डाल देते हैं उसको। घन घन बीज अमृत बोलते हैं, घन बीज अमृत बना के, और फिर उसमें ही ये सब चीज दे देते हैं। और निंदाई के लिए मतलब लेबर से निंदाई करवा देते हैं खेत की। इसमें खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करते। और जो दवाई है उसमें ज्यादा इफेक्टिव नीम तेल है। नीम तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट है दवाइयों में। और गेहूं, चने और मूंग, ये ठीक पैदा होने लग गए हैं अब जो जैविक खेत है हमारा उसमें। लेकिन गेहूं में अभी भी कमी, गेहूं हमारा अभी भी 12 कुंटल से ऊपर अभी नहीं गया है। इतने साल होने के बाद में 12-13 कुंटल पे अड़ता हुआ है। और ये जो, क्योंकि उसमें हम पेस्टिसाइड का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, उसमें दूसरे न खेत का पानी जाता है। पानी भी हमारे कुएं और ट्यूबवेल से देते हैं, नहर का पानी भी नहीं उसमें नहीं देते हैं। तो वो पूर्ण रूप से जैविक खेत है, 101%। तो उसका जो मेरा अनुभव है ये। और दूसरा, अभी जो अपन ने ये जो बनाई लेप जो डाली है, उसका भी हम जो यूज कर रहे हैं, तो उसमें इल्लियों का जो वो है, हम तो सोचते थे कि इसमें इल्लियां सब मर जाएगी, सब हो जाएगा। उसका भी एक अनुभव जब प्रैक्टिकल करते हैं, जब अनुभव एक अलग अलग प्राप्त होता है। बाकी सुनना और भाषण देना का अनुभव एक अलग है। कोई भी भाषण पढ़ के दे सकता है कि इसमें ये डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे कर कैसे दो यार, उसको डालने करने और जो जब प्रैक्टिस करते हैं ना, जब उसका एक एक अलग दुनिया वो मालूम पड़ती कि हकीकत क्या है। तो उसमें भी अब सब चीज डाली, पर वो इल्लियां खत्म नहीं हुई हमारी उसमें। फिर वापस दूसरी दवाई डाली, जब जाके वो मूंग बची नहीं, तभी मूंग पूरी निपट जाती है प्रैक्टिकल करके। जो
इमाबेक्टिन वगैरह सब उसमें डाल दिया था और वो सब चीज डाली थी। लेकिन तो एक मेरे हिसाब से अपने हिसाब से किसान को सोच समझ के जिसमें जिसमें उसको कैसा फायदा हो रहा है और उसमें उसको कैसी प्रैक्टिस करना चाहिए कि उसकी फसल बच जाए। आज की समय की बात ये, अब मैं क्या, अब मेरे पास तो लंबी चौड़ी जमीन थी, तो मैंने 1 साल तक तो पूरी मेरी मूंग इल्ली ने खाई गई थी, क्योंकि हमने व्रत रखा था कि इसमें कुछ डालना ही नहीं। फिर धीरे 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 सीखे, तो 1 साल की भी अगर आदमी की फसल, छोटा किसान है, अगर उसकी नष्ट हो जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है उसमें। तो अपने हिसाब से आदमी को अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए ये भी खेती करना चाहिए। जी ओम, एक बार धन्यवाद। अशोक भैया आपको डीडीए साहब होशंगाबाद ने सम्मानित किया था जीव अमृत में। आपने काफी अच्छी एक कार्यशाला भी रखी थी वहां पे, और जीव अमृत आपने बहुत बड़ी पैमाने पे बनाया था गोबर की नहीं सैलरी। उसके नहीं, विषय में बताइए फिर, आप कैसे बड़े मतलब उससे जुड़े? बड़े पैमाने पे मैंने खूब बनाया था ना, और यहाँ पे पूरे ड्रम और पूरे सब पूरे रखे थे। जैव अमृत वही है अपना, कि गाय का गोबर और गौमूत्र और गुड़ और बेसन, और जो जी पेड़ के नीचे की जो मिट्टी आती है, तो पेड़ के नीचे की जो मिट्टी आती है वो जो मिट्टी वो यूज करना है जिसमें कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं हुआ हो। पेड़ के नीचे की मिट्टी का मतलब वही होता है कि पवित्र मिट्टी, वो डाल कर हमने कम से कम 8-8 10-10 डीडीए साहब खुद आए थे यहाँ, तो बहुत दिल्ली से भी टीम आई थी और सब दूर से पूरी टीम आई थी। उसकी पूरी वीडियो, और वो टीवी टीवी में भी कार्यक्रम चला ना उसका, तो वो चलता था। तो अब सिस्टम थोड़ा हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। वो कहाँ से अब ब्रेक हुआ? उसमें मतलब आप जीव अमृत आपने कब, मतलब सबसे पुराने आप जीव अमृत के उपयोग करने वाले हैं? 2-3 साल तक डाला, लेकिन क्या लेबर की समस्या, इसकी समस्या का कारण क्या है। अब उसमें क्या, जीव अमृत एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत प्रक्रिया है। दिन भर आपको उस गोबर लाना है, जबकि मेरे पास तो ये सब है। वो गोबर डालना, फिर उसमें गौमूत्र डालना, फिर इसके बाद में उसमें गुड़ डालना, और ये सब चीज डालने के बाद में सुबह शाम उसको हिलाना, और फिर उसको भर के खेत में ले जाना। तो ये जो प्रक्रिया है एक लंबी प्रक्रिया है। ये उसी में आदमी, जैसे नौकरों के भरोसे अपन रहते हैं, तो नौकर भी थोड़े दिन करता है, फिर वो उसमें भी लापरवाही बरतने लगता है। तो 2-3 साल तक तो मैंने खूब किया। फिर मैंने कि मैं तो, भगवान ने जिंदगी दी है, गोबर में ही मर जाऊंगा तो आगे क्या करूंगा, दुनिया में बहुत सी चीजें करने के लिए। तो मैंने कि है जैसा अपन तो वो जो अपनी खेती है उसमें जैसा जो है, अपन तो गोबर और ये गोमूत्र डाल दो, इसमें ज्यादा तुपो मत। ज्यादा तुपेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो 2-1 साल तक तो मैं खूब उसमें तुपा था, खूब हाथ में दिन भर जीवामृत की बदबू आती थी। तो फिर उसको अब उसको कम कर दिया। अब तो सिर्फ ये जो, जैसे हमने, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गोबर गैस है 6 घन मीटर का, 6 घन मीटर के गोबर गैस के जो सैलरी जाती है उसके नीचे ही अपन ने घूड़ा बना हुआ है, और उसमें मही वगैरह जो भी अपना घर का मही वगैरह सब उसमें डाल देते, काय में, गोबर गैस में। तो गोबर गैस की सैलरी के साथ वो पूरा तत्व उस कूड़े में सब चल जाता है, तो वो सब उसको सड़ा देता है पूरा। तो वो सड़ा हुआ जो माल है ना, और इसके बाद में सैलरी है वो सब डाल देते हैं अपन ले जाके खेत में। उस खेत में भी डाल देते हैं, जैविक खेत में, और जो दूसरों के गोबर भरपूर है, और दूसरे खेतों में भी डाल देते हैं। तो इसके बाद में अब उसमें तो क्या, उसमें तो कुछ डलते ही नहीं है। जो जैविक हमारा खेत है उसमें तो कोई भी चीज एक जो दूसरी डलती नहीं। और दूसरा जो खेतों में जो अपने हिसाब से जो पेस्टिसाइड का जैसा जिसमें यूज हो, तो उस हिसाब से पेस्टिसाइड का यूज होता है दूसरे खेतों में तो। और उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें तो ये गोबर, पूरा गोबर है, बकरियां भी है, बकरी की लेंडी है उसमें भरपूर सब डल जाती है। और बाकी ये 10 परनी अर्क है वगैरह ये सब बनता है इल्लियों के लिए, वो डाल देते हैं उसमें। पर जैव अमृत का रेगुलर प्रयोग 2 साल के बाद में फिर मैंने बंद कर दिया। जी हो, जी दो जी तीन जी साल 3 एक साल तक रेगुलर डाला था। जी। बहुत अच्छा अशोक भैया, और बहुत अच्छे आपने अनुभव बताए। खेती में अनुभव के साथ ही कोई नई चीज निकल के आएगी जो सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देगी। तो लागत को बढ़ाना भी नहीं है और उसका उपयोग भी करना है।
तो ये थोड़ा सा समझ आया है कि जीव अमृत बनाने में जो लेबर कॉस्ट है वो काफी रहती है और निरंतर बनाने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ ही मैं अब तो थोड़ी रमेश जी मार्केटिंग की भी, जो जैविक जो प्रोडक्ट है ना, जी जी उसकी मार्केटिंग की भी समस्या है। जैसे अभी मेरे पास 25 कुंटल चना है पूर्ण जैविक, कोई हो तो जी लेना वाला बताना। और मूंग भी रखी हुई पिछले साल की भी 10 कुंटल। जी तो जी ये भी थोड़ी दिक्कत है, इसलिए ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आदमी का रहता नहीं। उन्हें खाने लायक अपन कर लो और बस। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। अब मैं अपने रमेश दादू जी को बुलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफी सारे जीव अमृत की कार्यशाला देखी और बहुत सारे अतिथियों के साथ भी गए हैं, फॉर्म पे भी गए हैं और उन्होंने उसमें बहुत सारे लेक्चर भी दिए हैं। तो मैं आदरणीय मेहरा साहब होशंगाबाद को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आने। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। जीवामृत के संबंध में जो चर्चाएं चल रही है, निश्चित रूप से हमने पढ़ा बहुत है, किया कम है। मतलब मैंने तो अभी पिछले एक बार ही इसका उपयोग किया और फिर बीच में क्या है कि अपनी खेत दे दी, तो हमको वो अवसर नहीं मिला। परंतु जीवामृत के संबंध में जो लोगों से सुना है, जो पढ़ा है, जो उसके संबंध में आदरणीय तुलाराम जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये जो झांसी वाला प्रयोग है इसको भी उन्होंने किया और मैं उनके यहाँ से लेकर भी आया था, पर वो एक बार उपयोग हुआ, फिर ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ। तो इस तरह से मेरा विचार ये है कि हम भले ही 10x10 में करें या 20x20 में करें, जब तक इन सारी पद्धतियों को स्वयं करके नहीं देखेंगे तब तक हम बहुत आत्मविश्वास से कोई चीज़ कह नहीं सकते। जब हमने ज़्यादा किया ही नहीं है, केवल सुना है। अच्छा, जो लोग करते हैं उनके आग्रह बहुत है, मतलब वो फिर ये कहते हैं कि बस यही करो, इसके अलावा कुछ मत करो, ये करो इसके अलावा कुछ मत करो। जैसे हम पहली बार जब मान सिंह जी गुजर के यहाँ गए तो वो जीवामृत के इतने आसक्त थे कि भाई इसके सिवा कुछ दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, बड़े आग्रह लोगों के है कि जिस पद्धति से वो जुड़ गए उस पद्धति को फिर वो छोड़ना ही नहीं चाहते। परंतु जैसा हमने परसों सुना सचान जी से कि भाई इस तरह से कुछ नई चीज़ें आती है तो उसे अपनाना चाहिए और उसको देखना चाहिए, किसी एक विचार से आग्रह से जुड़े नहीं रहना चाहिए। तो पढ़ करके ट्रेनिंग दे देना अलग बात है, पर उसको करके जब तक नहीं देखेंगे अपन स्वयं, तब तक हम बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। जियो, तो मेरा तो मेरा विचार दावा यही है, मेरा दावा सुन लो, मेरा दावा है, कोई भी जैव अमृत रेगुलर नहीं बना रहा है इस जिले में। मैं अगर बनाता हूँ तो मैं दावा ठोक दूं। हाँ, कहीं वो के ठीक पास है ना एक सर। गैया, सुन लो, एक गैया, वो जीवामृत के में जीवामृत मानसिंह भैया के पास एक गैया वहां की जगह, बस एक और दो हाँ गाय। और के मैं गिलास में झेलता हूँ। यहाँ तो हमारे वहाँ टैंकर भरे हुए हैं गोमूत्र के। उसमें उसमें ही दिक्कत आ गई, तो वहां कौन गिलास लेके जाएगा? वहां गिलास और चरू, वो कब गाय गोमूत्र करेगी और वहां गिलास लेके जाकर उसका जीवामृत। भाषण एक अलग चीज है। मैं हाँ ये मान सकता हूँ कि जो ये गोविंद नगर में है वहां जो प्रैक्टिकल चल रहा है, वो क्योंकि वो वैज्ञानिक है और उनके पास सब है, वो अगर सही करते हो तो मैं मान सकता हूँ। बाकी किसान ईसान तो कोई भी नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। और अगर करता हो तो उसकी 8 दिन तक वीडियोग्राफी करके बताओ। कोई सब झूठ चल रही है, 99%। कहीं भी नहीं है, कोई नहीं बनाता रेगुलर। एक दो बार बनाएगा, वो तुप के परेशान हो जाएगा, फिर खेत में ले जाकर। मैंने तो 2-3 साल तक बना, 3 साल का अनुभव बता रहा हूँ। 3 साल के बाद में खिंचवा गया, दिन भर यही काम है कि वो नहीं? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पर तो क्या है कि जैसे हमने बहुत सारी विधियों को सुना, समझा, पढ़ा, परंतु जब तक करेंगे नहीं तब तक हम नहीं कह सकते। तो ये इस स्थिति में हम हैं। करने में बहुत फर्क है। जैसे दादू अपन ने लेप डाली, जी हाँ। उसका अनुभव अलग प्राप्त होता। अब लेप डाल कर अपन सब चीज बना रहे हैं और कर रहे हैं, जब खेत में अपने को रिजल्ट मिलेगा, अपने को खुद को रिजल्ट मिला, तो अपन कॉन्फिडेंस से दूसरे को बोल सकते हैं हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करोगे। अब जैसे जो चीज मैंने करी है, मैंने आपको क्लियर बता दिया कि नीम तेल वगैरह का इनका उपयोग जो अपन इनमें अच्छा इसमें करते हैं ना, इल्लियां वगैरह, इसमें उसका अच्छा इफेक्ट है।
अशोक जय भैया बहुत अच्छा है। और अपना आज जो मेन है वो जीव अमृत के ऊपर है। फिर लैब के दिन भी एक दिन लैब पे ही चर्चा होगी। अब मैं आदरणीय पवन सर जी को बुलाता हूँ, वो शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर आप। जी जी धन्यवाद शरद जी। मैं जो अशोक जी ने जो बात कही है, मैं उससे कुछ हद तक के सहमत इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने भी जब गोबर और गौमूत्र के कॉम्बिनेशन वाला जीवामृत बनाने का प्रयास किया और अपने वहाँ पर भी मैंने खुद उसको किया, तो मुझे लगा ये इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है। ये हर चीज़ हर बार रिपीट कितनी बार होगी, तो ये चीज़ रही और हमने भी ट्राई किया, उसका थोड़ा सा ट्रायल वगैरह भी किए। तो ये जो आपने जो प्रैक्टिकली इतने लंबे समय तक किया है, बिल्कुल इतने बार लगातार लगातार एक ही चीज को लगातार करते रहना शायद ये सबके बस की बात नहीं है। तो इसको कोई केवल जुनूनी किसान ही कर पाएगा, ऐसा मेरा भी मानना है। तो इसलिए जब ये झांसी वाले हमारे वैज्ञानिक ने आकर के इस मुद्दे पर बातचीत की कि हमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है, उसके तौर तरीके में उन्होंने बिना गोबर और गौमूत्र आधारित जीवामृत के ऊपर जो बातचीत की, तो मुझे इसमें एक नई आशा की किरण नजर आती है कि आपको जो गोबर और गौमूत्र के ऊपर के से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका एक निदान मिल सकता है। और केवल आप गुड़, चीनी और दाल, आटा उसको लेकर के भी और जीवाणुओं की संख्या को आपने बढ़ाना मेन मुद्दा। अब ये भी आप छोड़ दीजिए इसका नाम जीवामृत रखें या कुछ और रखें, मुद्दा ये है कि हम अपने खेतों में जीवाणुओं की जो संख्या है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। इस मुद्दे को ध्यान रखते हुए अगर हम काम करें और हम ये सोचें कि ये कैसे हो सकता है, तो हम जीवामृत के अलावा हो सकता है कोई और तरीका को भी ढूंढ सकें जिससे कि हमारे खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाए। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करते हैं तो और अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल करते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारी खेती को फायदा होगा। और खेती को फायदा होने के साथ हमारे अन्न को, और हम उस अन्न को जो भी खाएगा, चाहे हम खाएं, चाहे उपभोक्ता खाए, चाहे और कोई खाए, उसको भी उसका अच्छा लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें अपनी चर्चाओं को जीवामृत के ऊपर, नाम के ऊपर उतना ज्यादा केंद्रित नहीं करते हुए जीवाणुओं के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करना है कि हम जीवाणुओं की संख्या खेत में कैसे बढ़ाएं, अपने सिस्टम में कैसे बढ़े, जिससे कि जो आधुनिक खेती की वजह से या अन्य कारणों की वजह से उनकी जो संख्या कम हो गई है वो संख्या बढ़ सके। ये मेरा अनुरोध है कि इस दिशा पर हम लोग बातचीत करें और अपने विचार देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। ओम। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छी दिशा में सदन जा रहा है। और अपने को जीवाणुओं पे मेन फोकस करना है। जब झांसी वाले सर आए थे तो उन्होंने बताया था कि जीवाणु की जो संख्या है अपने खेतों में एक बार बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आपके पास खाने के लिए कुछ है नहीं और आपने जीवाणु अधिक बढ़ा लिए। वो भी एक उनका बड़ा विशिष्ट उन्होंने रखा था। अब मैं आदरणीय रोशन लाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो इस चीज में मार्गदर्शन। जी सर। धन्यवाद शरद भैया। चर्चा बहुत सुंदर पे चल रही है और निश्चित रूप से जो हम जीवाणुओं की बात कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा विषय है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे हम आदमी की बात करें तो ये है कि मनुष्य का जीवन भी संभव नहीं है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसके गट में नहीं हो, मतलब उसके आमाशय में, अगर उसकी आहार नाल में अंदर जो है अगर बैक्टीरिया, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंजाई भी है, दूसरे भी वो हैं, तो ये अगर नहीं हो तो ये इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम मुश्किल से कुछ समय जी पाएंगे, ये बिल्कुल ये तथ्यात्मक बात है। और ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी के अंदर हम जो खाते हैं उसको तोड़ के हमको अवेलेबल कराते हैं। तो ऐसा ही भूमि के साथ है, जैसा हमारे पेट के साथ है वैसा जमीन के साथ है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी जमीन में जो हमारे पोषक तत्व है उनको
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इनको अलग अलग तरह के बैक्टीरिया काम करते हैं। कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं जो आपको सड़ाते हैं उनको, और नहीं तो इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाए जमीन में कि जिसकी परत कई कई परत बन जाए, तो वो सारी ये जो सेप्रोफाइट्स है वो उनको सड़ाते हैं। दूसरे बैक्टीरिया उनको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में तोड़ते हैं जिसको कि पौधे ग्रहण कर सकें और दूसरी जो वो ग्रहण कर सके। तो इस तरह की बातें हैं। तो माइक्रोब्स का निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी बात जो अशोक भैया कह रहे थे, तो निश्चित रूप से कुछ तो मैं भी इसके जो व्यवहारिक पहलू है इनको हमेशा, जब भी मेरी बात होती है, कई बार हमारी जो नेशनल मीटिंग भी हुई उसमें भी मैंने इस बात को रखा था कि हम अगर बोले कि एक आदमी के पास 10 एकड़ खेत है और उसको बोले कि जीवामृत वो 10 एकड़ में ले जाए, तो उसको हर खेत में एक ड्रम रखना पड़ेगा और उस ड्रम की जगह वहां पे छाया रखनी पड़ेगी। ये पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि वहां वो छायादार स्थान हो और वो हर खेत पे एक ड्रम रखे, क्योंकि एक जगह से हर खेत में उसको ढोना, तो हम यूरिया की बोरी ढोने में हमारी जान निकलती है, हमारा लेबर वैसे ही बहुत बड़ी समस्या है। तो ये व्यवहारिक पहलू जो है वो बहुत मतलब विकट है। तीसरी बात ये कि क्या ये जो सूक्ष्मजीव की संख्या हम बढ़ा देंगे तो खाएंगे क्या वो? भोजन जमीन के अंदर अगर कोई भी कुछ भी अगर है, वो वाइबल मटेरियल है, तो उसको चाहिए भोजन, जिंदा रहने के लिए उसको कुछ चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो इस पर कोई चर्चा नहीं करता। तो जो बेसिक साइंस है, हम किसी भी कोई भी बात कर रहे हैं तो उसको हम वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखें कि क्या हम जमीन में वो चीजें, बोले बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ जाएगी अगर 2 साल 3 साल 4 साल हम इसको डालते रहे, तो वो खाएंगे क्या? क्योंकि उनको ह्यूज अमाउंट में मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। जो हम 200 लीटर में 2 किलो गोबर और 2 किलो गौमूत्र वो बेसन और 2 किलो गुड़ डालते हैं, वो उसके भोजन के लिए होता है, क्योंकि प्रोटीन और शुगर हम वहां पे दे रहे हैं जो उसके लिए भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। पर वो जब खेत में जाएगा, विपरीत परिस्थितियों में जाएगा, तो वहां उसके लिए कितना भोजन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और मोदीपुरम में जो नेशनल ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पर इस पे काम हो रहा है, इसके फील्ड ट्रायल्स भी हो रहे हैं और उस पर कई सारी फाइंडिंग्स भी आई है। पर चूंकि जो क्या कहना चाहिए, हमारी नीतिगत बाधाएं हैं, उसके कारण कई सारी चीजें मतलब डिस्क्लोज नहीं होती या उनको थोड़ा सा दबाया भी जाता है कि चूंकि हमारा फर्टिलाइजर जो बोझ है सरकार के ऊपर, वो बहुत बड़ा बोझ है, तो उसको भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए भी कुछ हद तक इनको थोड़ा सा ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा। और नेचुरल हेल्थ संबंधित इशू है वो तो है ही। और हम इंटीग्रेशन की बात जरूर करें, जब भी कहीं बात करें तो हम सब चीजों के इंटीग्रेशन की बात करें कि कितना हम किस चीज को लें। हम सबसे पहले हम अपनी जैविक की बात करें कि इनको हम कितना ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास उपलब्ध है उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर ले। चाहे वो हमारा गोबर की खाद हो, हम उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करें, जैसा अशोक भैया ने बोला स्लरी है उनके पास, तो स्लरी में अगर आप थोड़े से केचुए डाल देंगे तो वहां पे आपका वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। तो आपकी जो गुणवत्ता है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसमें, और लगभग 2 गुना आपका फायदेमंद हो जाता है जब आप उसको स्लरी को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। आपको करना भी कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ आपको वहां पे केचुए छोड़ने हैं, अपने आप वो केचुए आपका काम करेंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो हम इंटीग्रेशन करें एक चीज के साथ कई तरह के जो खेती की विधाएं हैं, और हम क्या सिंगल लाइन पे चलेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमको समस्या होगी। और इंटीग्रेशन पे भी हमने कई बार चर्चा की है कि हम चीजों के ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उन सबका उपयोग करें, तो हमारी रोशन लाल जी सर, आवाज आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। जी ओम सर, मैं हाँ आवाज। बोल रहा था तब आवाज आ रही थी। आ रही थी, आप बोले सर। जी जी जी, मैंने अपनी बात खत्म कर दी भैया, अब आप अपनी बात। जी जी जी,
ठीक है लाल सर, आपने बहुत अच्छा वैज्ञानिक पहलू, बहुत सारी चीजें रखी हैं और बहुत आवश्यक है इन चीजों को सीखने के लिए। अब मैं हैंड रेज है दादू का, दादू कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोले, फिर मैं श्री राम जी को बुलाता हूँ। जी ओम भैया, हम पिछले बार जब हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग में दिल्ली गए थे, वहाँ पर हमें कश्मीर से एक वैज्ञानिक आए थे, तो उन्होंने ये कहा गैप, गैप एक शब्द दिया, गैप। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उन्होंने उसका नाम दिया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जब भोजन, पौधों का भोजन ही है नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास और दूसरी चीज़ें, तो इनको तो हमें देना ही पड़ेगा, परंतु यदि हम उचित मात्रा में देते हैं और उसका मतलब विवरण रखते हैं कि हमने कितना दिया है, तो ये कोई जो बार बार कहते हैं कि इसमें रेसिडु, रसायन का रेसिडु आएगा, कहने लगे ये चीज़ें जो है निर्यात भी होती है और इसको मान्यता भी मिली हुई है। तो इस संबंध में भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि भाई जब भोजन है उनका, तो भोजन तो पर्याप्त मिलना चाहिए जब तो उनका पेट भरा आएगा। जी ओम। बहुत अच्छा दादू। अब मैं श्री राम जी भाई साहब हैं, उनको बुलाता हूँ कि आप अपने बात रखें। आप म्यूट हैं। जी, सभी को नमस्कार। मैं श्री राम पुरेगिया, मेहता ऑर्गेनिक ग्रीन फार्म दमोह से है, और सभी की बातें मैंने सुनी। जीवामृत के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं अपने अनुभव आप लोगों के बीच में बांटना चाह रहा हूँ, आज्ञा हो तो। जी जी मेरी जी, आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। तो हम लोग पिछले 4 सालों से जीवामृत बना रहे हैं, और लगभग 25 एकड़ जमीन में हम लोग जीवामृत का उपयोग करते हैं। एक जगह पे एक झोपड़ी में हम लोग एक 200 लीटर की टंकी रखे हुए हैं, उसी से इधर उधर करते रहते। कुछ पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग जीवामृत पहुंचाते हैं खेतों में, कुछ पंप के माध्यम से पहुंचाते हैं। और मेन चीज, जैसे अभी विशेषज्ञों ने बताया कि उनके लिए खाने के लिए जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराना जरूरी है। तो महोदय, हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग अपनी मेड़ों पर कभी भी कोई आग नहीं लगाते हैं। हमारी जितनी झाड़ियों के पत्ते झड़ते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। और आज आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमारे हर खेत में केंचुए दिखने लगे हैं, हर खेत में गिंजाई दिखने लगी है। हर जगह पर हमारे जो जमीन के विलुप्त हो रहे जीवाणु, मित्र की सभी भरपूर मात्रा में दिख रहे हैं। हमारे नींबू के बगीचों में लगभग 15 से 20 देसी मधुमक्खी के छत्ते दिखते हैं। और हम लोगों ने जो अनुभव किए हैं, पहले जिस जमीन में, जिस बगीचे में कुदाल से मिट्टी की खुदाई नहीं होती थी, आज हम लोग आसानी से हाथ से मिट्टी को उधर उधर कर देते। और बहुत अच्छा। मैं ये मानता हूं कि जो जीवामृत है वो खेती का आधार है। हमारा जो बनाने का तरीका है, हम लोग 200 लीटर क्षमता वाले पानी के ड्रम में 180 लीटर पानी डालते हैं, 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर डालते हैं, 10 लीटर गौमूत्र डालते हैं, 2 किलो किसी भी दलहन का छिलका सहित आटा तैयार कराते हैं वो डालते हैं, 2 किलो गुड़ डालते हैं, और 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी डालते हैं। 8 दिन घड़ी की दिशा में हम लोग घुमाते हैं इसको, और 8 दिन में इसका उपयोग कर लेते हैं। इसको जामन के रूप में बचा लेते हैं 10 से 20 लीटर, और फिर इसमें फिर से पानी भर देते हैं, और फिर इसमें वही क्लॉकवाइज घुमाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जब तक गंध आती है, जब तक हमारा निरंतर जीवामृत बनता रहता है। जैसे ही गंध आना शुरू हुआ, बंद हुआ, तो हम लोग फिर से 10 किलो गाय का गोबर, सारी सामग्री फिर से मिला देते।
आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, फिर देखें। जी सर। और जी अब आज आई। ये है कि हमारे, जी जी जी, आ रही है आवाज मेरी? आ रही आ रही आ रही हेलो जी। और हमारा मेहता आ ऑर्गेनिक रही ग्रीन करके यूट्यूब पे चैनल, जी जी, तो जो जो चीजें कैसे बनती हैं, उनके क्या उपयोग हैं, उनके क्या फायदे हैं, ये सारे वीडियो हम लोगों ने बना के डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पिछले 4 सालों में लगभग 4,500 से लेके 5,000 किसानों के लिए मुफ्त में निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की। और आप सभी विशेषज्ञों से निवेदन है, कभी दमोह साइड आप लोगों का आगमन हो तो स्वागत है, पधारें हमारे मेहता ऑर्गेनिक ग्रीन के प्राकृतिक और जैविक खेती के यूनिट पर। बहुत अच्छा। जी भाई साहब, कहाँ जी कहाँ के हो आप? और जी, दमोह से। दमोह में कितने एकड़ में कर रहे हैं आप ऑर्गेनिक? आपकी खुद की कितनी जमीन है? 25 एकड़। उसमें पूर्ण सब ऑर्गेनिक है? जी पूरा। ये गौ माता कितनी है? 22। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने इतने दिन में जो प्रैक्टिस करी, कोई विशेषज्ञ, एक आध विशेषज्ञ कोई बनाया होगा इसका, जैविक खेती का कोई है ऐसा आदमी विशेषज्ञ? जी, है? करके सीखी हैं, है? करके सीखी हैं, केवल कर नहीं, कोई कोई करके एक एक सीखी है ऐसा ये विशेषज्ञ बनाया, वो हमारे यहाँ करके बता देगा क्या आपने ये प्रैक्टिस करी जो पूरी? जी बिल्कुल बता देंगे। उसकी क्या तनख्वाह बताना, मेरे पास पूर्ण चीज है, उसको भेजो, मैं तनख्वाह दूंगा, यहाँ करके बता दे। वो पैदावार जो पैदा हो रही है वो पैदा करके बता दे, जो जितनी जमीन में हो रही जी जो जी वो जी। तनख्वाह लेगा वो पैदावार, तनख्वाह दूंगा। जितनी मेरे पास भी 30-40 गाय है, सब सुविधा है, गोबर गोमूत्र जो चाहिए वो सब चीज है, उसको आप यहाँ भेजो, जी जो जी चीज चाहिए सब करूंगा। लेकिन जो जी बात बोले वो करके बता दे बस, सुविधा जी। देने का आप काम लोगों मेरा। से, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मेरे को जी जरूर से जरूर आप कॉल करके, मेरा नंबर लिखिए 9754335500। जी 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 जी, और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी समस्या का निदान कर दें, ठीक है? जी। जी ओम। आपसे मेरा भी निवेदन है कि केवल एक एक बार आप आने का जरूर कष्ट करें हमारे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने में। दमोह जी। पास में ही, और ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, आना जी जी जाना तो मैं दुनिया में सब दूर घूम लिया, सुनो। जी आना जी जाने जी की बात तो मैंने कई मीटिंग हो अटेंड कर ली, सब कुछ कर लिया बहुत। तो जो आप जो बोल रहे हैं ये चीज पूरी सब डाल के सब चीज कर ली। तो मेरा तो जी एक है, जी जिसने है मैं 1 नहीं 2 साल देता हूँ, वो करके बता दे, जो चीज चाहिए वो सब है अपने पास, और जी करके बता दे। उसको अपन जी तनख्वाह भी बहुत अच्छा। देंगे जी कि आप जी। लोग भैया ये आपस में आप लोग आपस में नंबर श्रीमान जी, एक्सचेंज कर हम लेंगे लोग और बाद में बात। जी जी जी, नंबर नंबर इसीलिए नंबर का बोला, मैं नंबर ले लूंगा इनका, ठीक है? जी जी जी, आपका नंबर डाल दीजिएगा तो सभी को मिल जाएगा। जी बहुत अच्छा। और आपने जी आपका जो पक्ष रखा है बहुत मजबूती के साथ रखा और बहुत अच्छा है। अब जी मैं जी। इसी में मीना साहब और को बुलाता हूँ, वो भी काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी श्री राम जी आपको बुलाएंगे हम फिर बाद में, आपको है ना, जी अभी जी समय कम है। जी जी जी, जी जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब मैं आप मीना जो साहब को आज बुलाता हूँ, वो भी हम काफी समय क्रिटिसाइज नहीं से कर रहे हैं, वो आप जो कर कर रहे रहे हैं। हो बहुत अच्छा कर रहे हो, है कि नहीं? सिर्फ आप हमारी थोड़ी मदद कर देना, ठीक? जी 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 जी, बहुत अच्छा। अब मैं मीना साहब को बुलाता हूँ, अगर मीना साहब हों, वो भी काफी दिन से जीव अमृत अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं निरंतर। तो बाबई से मीना साहब अगर हों। जी ओम वर्मा जी ओम। अरे ओम मैं ओम तो ओम। अब भी रात भर जगा हूँ, अब भी उठाऊं 10 मिनट पहले मैंने सुन नहीं पाया क्या चर्चा चल रही थी आपकी। जीव अमृत के विषय में चर्चा चल रही है। तो आप भी जी जी। काफी दिन से आपके खेतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं जीव अमृत की, तो थोड़ा सा हाँ बताएं जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये बोल रहे थे अभी श्री राम सर, उनको भी साधुवाद है, वो भी जीवामृत खेती कर रहे हैं, 22 एकड़ की खेती।
यहीं से मैंने सुना अभी आपका। मैं भी 5 वर्ष से जीवक खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती। उसमें जीवामृत 2-3 प्रकार के बना रहा हूँ मैं तो। एक तो ये गाय के गोबर का 10 लीटर और 2 किलो गुड़, 2 किलो अपने ये बेसन दाल की, और पेड़ के नीचे की, बरगद के नीचे की मिट्टी जो बताया उन्होंने, आधा किलो 1 किलो वो डालते, उसको आपने डाल के रखा है। और ये जीवामृत गर्मियों के दिन में तो ये 5-6 दिन में बनकर तैयार हो जाता है, और ठंड में ये समय लेता है कम से कम 12-13 दिन का। 12-13 दिन इसको रखना पड़ता है, डेली उसको डंडे से हिलाते जाएं अपन, और उसमें से भीनी भीनी खुशबू आएगी। 12-13 दिन बाद वो बनकर तैयार हो जाता है। उसको खेत में डालते हैं अपन। तो पहली बार में 1 एकड़ में यदि खेती अपन शुरू करें प्राकृतिक खेती, तो पहली बार में पानी के साथ अपन जीवामृत को 400 से 600 लीटर की मात्रा लगती है पहली बार खेती में उसमें। और जब अपन दूसरा पानी देते हैं तो उसकी मात्रा घटकर 200 लीटर या 400 लीटर अपन कर सकते हैं, और इस प्रकार अपनी खेती सुधर सकती है पूरी। ये जीवामृत पानी के साथ हर बार देना पड़ता है, और धीरे धीरे चलकर जब केंचुओं की मात्रा बढ़ जाती है और फसल अच्छी पैदा होने लगती है, तो उसकी मात्रा अपन कम कर देते हैं, 200 लीटर पे जाते हैं। फिर 200 लीटर उसमें फिर देना पड़ता है। पर मेरा ये मानना है कि जीवामृत खेती से अपन जो पैदावार लेते हैं, उतनी पैदावार उससे नहीं हो सकती। गेहूं की पैदावार तो हो ही नहीं सकती किसी कीमत पर। गेहूं में 5 साल हो गए करते हुए, मगर ये 5-6-7 कुंटल से ऊपर की पैदावार मैंने नहीं ली अभी तक। उसमें जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये भी मैंने डाला उसमें। गौकृपा अमृत है, वो भी मैं साथ में चलाता हूँ, मगर इससे अधिक पैदावार मुझे अभी तक नहीं मिली। जी हाँ। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। अब मैं दिनेश सर जी का हैंड रेस है, दिनेश सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। फिर दादू जी का हैंड रेस है जी। जी जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, और इस योगाहार चर्चा को आगे बढ़ते हुए बहुत सारा जो तथ्य है, बहुत सारी बातें मैंने सीखी भी हैं। और क्योंकि मैं तो चर्चा करने वाला किसान हूँ, यानी किताबी किसान। मैंने अधिक तो बातें करी हैं, लेकिन आप लोगों से सब कुछ सीखा है, और जो सीखा है उसका थोड़ा सा अपने गमलों में प्रयोग करता हूँ। तो आदरणीय, मैं गमले वाला किसान हूँ, और वास्तव में मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आदरणीय पटेल सर जी ने जो बात रखी है कि ये ज़मीनी कार्य उतने सरल नहीं हैं। लेकिन दूसरा जो अभी जो हमारे दूसरे किसान जी थे, उन्होंने बताया कि हाँ, इसमें सफलता भी मिल सकती है। मैंने भी योगार को सुन करके, देख करके कुछ डिब्बे लिए, इस तरह के डिब्बे, कुछ गोबर वगैरह की खाद वगैरह इस तरह से, कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से चल रही है। इधर हमने ये सारे पत्ते वगैरह इकट्ठे किए हैं, जो झाड़ियों के, गमलों से और पेड़ पौधों से पत्ते होते हैं, उनको इकट्ठा किया है। ये क्योंकि मैं गोपालक नहीं हूँ, हमारा जो दूध आता है वहाँ से हम वहीं से लेते हैं गौमूत्र भी। और ये डिब्बे इस तरह से हमने यहाँ पे योगाहार को सुन करके करने की कोशिश की है। और इसमें अभी हमने ये टमाटर पौध लगाए बच्चों की सहायता से, ताकि बच्चे आए स्कूल से तो वो, हालांकि बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सीख गए। क्योंकि मैंने देखा, और मैंने मतलब नज़दीकी तरह से देखा कि इसमें खेती सीखना बड़ा कठिन है। हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन तो फिर आज मेरा ये विचार है कि क्योंकि अब छोटे-छोटे कीटों का प्रभाव भी होने वाला है, और इसमें मैं ट्रैप्स वगैरह यहाँ लगाने वाला हूँ। और जो अंतिम बिंदु है उस पे इसलिए आना चाहूँगा कि ये पीछे एक बाग है, आम का बाग, और वहाँ की पत्तियाँ
सब सड़ जाती हैं, तो मैंने इस खेत में खूब डाली है। और जब मैंने उन पत्तियों को डाला है, दूसरी पत्तियों को डाला है, साथ में जो जीवामृत बना रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी में तो नहीं डालते, लेकिन मैंने देखा है कि खेत की मिट्टी भुरभुरी तो हो जाती है, अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेरे ये किसी दूसरे का खेत है, उस पे मैं पिछले साल से इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि घर के पास में जो हमारा छोटा सा प्लॉट है वो दूर पे है, तो उसमें मेहनत नहीं होती है, तो उसकी मिट्टी ज़्यादा सुधर नहीं पाई। अभी हम जो किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट को हमने ये ड्रम्स हैं, तो कुछ ड्रम्स में उसमें खासकर जो सब्जी के छिलके वगैरह उनको भर लेते हैं। अभी पिछली बार क्योंकि वो सब्जी के छिलकों में दाल और चावल भी आ गया, तो वो सड़ नहीं पाया ढंग से, तो हमें तो ड्रम खाली चाहिए थे, तो मैंने यहाँ नीचे मिट्टी में वो दबा दिया, क्योंकि आधा सड़ा हुआ था, हालांकि उसमें डिकम्पोजर डाला था और उसमें डाल करके ऊपर से ये मल्च कर दिया। तो मुझे लगता है कि शायद 1 महीने बाद इसकी खाद हम तैयार कर पाएँगे और ये लगेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि हमारे जो आदरणीय पवन सर ने भी कहा था, उसी बात को दोहराता हूँ कि हमारा जो मन है, दिमाग है, द्वितीय द्वितीय मस्तिष्क कहते हैं गट को, जो पेट से होकर गुजरता है। तो मैं सर्च कर रहा था कि पेट को क्यों कहते हैं, तो उन्होंने बताया, यानी गूगल देवता जी ने बताया कि क्योंकि ये जो पेट है और मस्तिष्क तक की दूरी बहुत सारी स्नायु तंत्रों से होते हुए गुजरती है। लेकिन अगर हमारे जो गट में अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे, लाखों माइक्रोब्स होते हैं ऐसे कहा जाता है, और माइक्रोब्स नहीं होती हैं तो हमारी सूचनाएँ, पेट की सूचनाएँ, यानी जो हमारा कृषि डिपार्टमेंट है हमारा, भोजन का डिपार्टमेंट, ऊर्जा डिपार्टमेंट का सूचना तंत्र कमज़ोर हो जाता है, मस्तिष्क तक ये सूचना नहीं पहुँच पाती, या मस्तिष्क अन्य अंगों तक पहुँचा नहीं पाता, तो इसमें बहुत सारी बीमारियाँ होने की संभावनाएँ होती हैं। तो हमारे पेट में भी, जैसे आदरणीय ने कहा है, माइक्रोब्स होना आवश्यक है, और हमारे खेत में भी चर्चा ये हो रही थी कि इतना खाना कौन देगा खेत को, माइक्रोब्स ज़्यादा हो जाएँगे। तो मुझे लगता है यहीं पे सॉल्यूशन है कि हम खेत को ज़्यादा खाना दें। इसी को लॉ ऑफ रिटर्न भी आदरणीय शरद वर्मा सर की जुबानी कहें कि हम जो परवल है, जो घास-फूस को है उसको जलाएँ नहीं, सड़ाएँ और खेत को दे दें। तो जितना खेत को देंगे उतना हम प्राप्त करेंगे, और जैसा देंगे वैसे प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये गुत्थी सॉल्व हो सकती है हमारे आदरणीय किसानों के माध्यम से। मैंने तो केवल ये इसलिए दिखाया क्योंकि मैं कुछ दिन से लगा हुआ हूँ, और आदरणीय पटेल सर को मैं सुन रहा हूँ। उनका कहना बड़ा ही निश्चित है कि बड़े किसान, क्योंकि छोटे किसान को भी काम करना कठिन है, क्योंकि मैं तो किसान भी नहीं, गमला वाला किसान हूँ। गमले में जब काम करना इतना कठिन है, तो बड़े खेतों को सँवारना बहुत कठिन होगा। लेकिन हाँ, मैंने योगाहार की कृपा से हमने पिछले सर्दियों से और अभी तक जो सब्जियाँ हैं, अपनी खेत से ही बहुत खाई, स्वच्छ सब्जियाँ खाई। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा दिनेश सर, आप हमारे हनुमान हैं हमारे सदन के, और आपकी बातें बहुत अंदर तक छूती है। मैं आदरणीय पवन सर जी को बुलाता हूँ कि वो आवे। जी, जब ये इतनी सब बातें हो रही हैं, बहुत ही सुंदर बातें हैं। 1 वर्ष पहले जब अंकित मालू जी आए थे, तो उनकी बात सुन के, हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, उनकी बात सुन कर के मैंने जो कविता का रचनाकरण किया था, जीवो जीवस्य जीवनम, उसकी द्वितीय लाइन थी हमारी, 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ शिवजीवों की ताकत का एहसास, शरण दो, भोजन दो, मत उड़ाओ इनका उपवास। तो ये चीज 1 साल पहले भी हमने कही थी। और दूसरा जो लाइन थी, जो उसकी प्रेरणा से मैंने लिखी थी, वो थी कि प्रकृति की नैनो टेक्नोलॉजी में छिपे हैं सारे राज, छोटे छोटे जीव का जीवन ही करता है सारे काज। मतलब कि ये जो छोटे जीव हैं, अगर ये काम करना छोड़ देंगे, ये ही सारा काम करते हैं, कि मैंने ऐसा कर दिया या हमने ऐसा कर दिया। लेकिन काम करने वाले तो जीव ही हैं, चाहे वो केंचुआ है, चाहे वो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं है।
और इसीलिए फिर अगली लाइन जो थी वो इसके लिए भी थी कि गौ माता, मधुमक्खी और केंचुआ की है उपलब्धि, पृथ्वी, नभ और पाताल तीनों लोकों के हैं वो प्रतिनिधि। वो केवल एक प्रतिनिधि के रूप में है, लेकिन उनके साथ जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनका भी महत्व बहुत ज्यादा है। और इनको ही आधार मानकर अगर कर लो शुरुआत, जीवो जीव से जीवनम का रहस्य भी हो जाएगा याद। तो मैं इसको, मुझे अनायास याद आया कि इसके बारे में तो मैंने 1 वर्ष पहले जो कविता, मैं किताबें आपके पास भी पहुंची हुई हैं, उसमें भी इसको लिपिबद्ध किया हुआ है। मैं बस इतना ही कहता हूँ, मुझे भी यही एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि छोटे छोटे जीव का जीवन ही करता है सारे काज, और इनको अगर हम शरण देते हैं, अनुकूल वातावरण बनाते हैं, इनको भोजन देते हैं, तो हमारे भी सारे काम हो जाएंगे। तो इतना ही मुझे अब कहना था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, और बहुत बहुत गहन चीजें आपने बताई और बहुत पुरानी चीजें भी याद दिलाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं, श्री राम जी आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो एक आधा मिनट नहीं है नहीं क्योंकि टाइम। जी नहीं नहीं नहीं, मैं अगली बार बोलूंगा सभी के साथ में, कुछ मैं अपने वीडियो भी रखूंगा साथ में, और कुछ आपको एक दिन बुलाएंगे इसीलिए। तो इसी विषय में आप बोलिएगा, जी है जी ना? जी 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 जी। जी जी जी। हमारे मैं साथ में जो पूरी टीम काम कर रही, हमारी जो डायरेक्टर है श्रीमती वसुधा जयंत मेहता जी, सभी लोगों को साथ में बैठ के हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों ने जो जो प्रयास किए हैं वो सब लोगों के साथ में बांटने की कोशिश तो करेंगे हम आपको लोग। एक दिन हम मुख्य अतिथि बनाएंगे, फिर आप पूरी जी बातें जी रखिएगा। जी। जी 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 गजानंद जी सभी को। आदरणीय भैया शरद को मैं भैया जी, बुलाता हूँ। आप गजानंद भैया आप आए। श्री राम जी जो है दमोह में बांदकपुर में आदरणीय हमारे कुसुम भारद्वाज जी बहन जी है, उनकी बेटी है वसुधा जी। वो जो वहाँ के जो जी जी एग्रीकल्चर फार्म है इनका, बहुत सुंदर है वो देखते हैं आप, तो बहुत इनका एक दिन का जी जी मार्गदर्शन मिल जाए। जी जी जी। बहुत सुंदर। गजानंद जी जी आप हमें अपनी बात रखें। जी जी, वो सदन को प्रणाम। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुंडिया होता है उसके लिए पतंजलि ने अभिमन्यु नाम की दवाई बनाई थी, तो वो दवाई अगर चालू हो गई तो जो केमिकल का जो वापर हो रहा है, अधिक से ज्यादा कोराजन, इमेमेक्टिन, ऐसे बहुत बहुत खतरनाक दवाइयाँ खेतों पर छिड़काव हो रहा है। इसके लिए पतंजलि ने अभिमन्यु नाम की दवाई बनी थी, वो अगर दोबारा से जो मार्केट में आ गई तो केमिकल का यूज कम होगा और ये अच्छा होगा चलिए सबके लिए। वो चर्चा करेंगे गजानंद भैया, अभी सिर्फ जीव अमृत के ऊपर फोकस था। अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूँ कि समापन करें, हमारा 8 बज गया है। वो आमे और मुन्नीलाल सर। सदन को प्रणाम। आदरणीय श्री राम जी, आपने जी धन्यवाद। और आज का हमारे आदरणीय शिव कुमार चौबे जी ने बहुत सुंदर योग कराया, और चूंकि बहुत बड़े निपुण हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल के अनुसार योग कराते हैं, और बहुत ही भव्य तरीके से कराया। दूसरा सत्र में जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, और चर्चा होना चाहिए किसान का अनुभव, जैसा आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है, हम गमले के किसान, एक नया नाम जो आया है। ये बहुत किसान, अभी कल जो चर्चा हो रही थी इसी जीवामृत पे, आदरणीय मैं मेरा निवेदन है कि ये जीवा, हमारे जो जीवाणु हैं वो खेत में जीवित कैसे रह पाते हैं। भाई अगर उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह पाते, तो वो आपको क्या, किसान के और खेत को कैसे जो है स्वस्थ कर पाएंगे। उनका भोजन है कार्बन। हमें जब तक हम अपने खेत की मतलब परीक्षण नहीं करा ले, मिट्टी परीक्षण ना करा ले कि कार्बन की कमी है कितनी है, क्या है, क्या स्तर है। दूसरा, हमारे खेत की नमी निरंतर रहना चाहिए। हम खेत की मेड़, अगर गर्मियों में हमारे खेत की मेड़ पर अगर नमी नहीं है, पेड़ नहीं है, तो हमारे जीवाणु सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण रिजल्ट नहीं दिख पाता है। इस बात पर भी हमें बहुत गौर करना पड़ेगा किसान को। और हमें तो ये जानता हूं, मैंने तो जो अभी जो प्रैक्टिकल किया है, खेत में हमारा खरपतवार, जो हमारा भूसा होता है, चारा होता है, जो भी हमारे कहना चाहिए कूड़ा कचरा,
खेत के पास में जितना भी कूड़ा कचरा है, हम जैसे गाय को भूसा देते हैं, सानी बनाते हैं, उसमें भी जो निकलता है या उनके साथ कहीं भी कुछ भी, वो हमारे खेत में पहुंचता रहे, खेत में डला रहे। हम जो है खेत में आग लगा देते, अगर आग ना लगा के अगर जैसे हार्वेस्टर से या किसी से भी तुमने फसल कटवाई, वो सारा कचरा कूड़ा अगर खेत में डाला है, आपने खेत में गोबर डाला है और गोबर डाल करके उसको अगर कायदे से बनाया, फिर उसकी फसल देखी, उसका रिजल्ट निश्चित मिलेगा। ऐसा कुछ भी अंश में करके देखें, हमने तो करके देखा है। एक एक औरत के दाने में 700-700 दाने पैदा किए हैं, वो प्रैक्टिकल है, वीडियो है, डीडीओ को दिखाया, पूरी टीम ने देखा है, प्रत्यक्ष उदाहरण है ऐसे की जो है उस। और हमने उस शुरुआत जब की थी, जब पतंजलि प्रोम खाद से की थी, पतंजलि का खाद डाला था, शुरुआत थी हमारी, उस समय उसका रिजल्ट दिखा था हमें, बिल्कुल खेत की बात है, और पूरा वीडियो लाइव और सारी चीजें, फोटोग्राफ सब कुछ दिखाया। तो मैं चाहता हूं, किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पुरानी पद्धति जो थी उस पर हमें आना है, और उसको एक थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, और उसका रिजल्ट फिर अपने परेशानी भी बताएं, और हम जो है फेल हुए वो भी बताएं, सिर्फ बहुत अच्छा ही नहीं बताएं। हम अपनी, जैसे आदरणीय पवन कुमार जी बोलते हैं कि हमारा अनुभव बोलना चाहिए कि यहाँ हमने परेशानी हुई, यहाँ हम डिफीट भी खाए हैं, फिर ऐसा, जैसा अशोक भैया भी बता देते हैं, इस प्रकार से भी बताना चाहिए, ताकि हम लोग सुधरें और आगे हम इसमें आगे बढ़े कि कैसे हम जो है सफल कृषक बन सकते हैं। प्राकृतिक जैविक खेती के जो अनुभव हैं वो कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो तरीके हम किसी भी रूप में हम आगे बढ़े। और आज के इस कार्यक्रम को बहुत बलिया बहुत, सर, गाय कौन कौन ने पाली वो भी पूछ लेना थोड़ा सा। हाँ सर, बिल्कुल। गाय, देखिए बिना गाय के खेती होना संभव है ही नहीं। हमने जो आप कह रहे हैं ना, और सही बात है कि बिना गाय के असंभव है, क्योंकि देखिए गोबर से खेती शुरू है, बिना गोबर के खेती होना असंभव, चाहे कोई भी हो। तो गाय जरूरी है, और गाय पालना भी जरूरी है, और गाय तो जीवन है। गाय बचेगी देश बचेगा, ये हमारा नारा है। बहुत बहुत साधुवाद। और शरद भैया तो कह देते हैं सबसे, कितने मंत्रियों को गाय पलवा दी इन्होंने, जा जाके वहां कह कह के और ताने दे दे करके। जबलपुर वाले वो डॉक्टर साहब कहते भैया, वो शरद भैया तो बहुत ऐसे बोलते हैं कि यहाँ गाय जैविक खेती की बात करते, गाय है नहीं। कोई किसी मंत्री है, पशुपालन मंत्री है, गाय है नहीं, डायरेक्टर है, गाय है नहीं। तो इस प्रकार से जो है गाय का बहुत महत्व है, हम सबको गाय का पालन करना चाहिए। और खेती व्यापारिक दृष्टि से भी नहीं देखा जाए, ज्यादातर किसान अपने घर के लिए जो कर रहा है, एक एक एकड़ में अवश्य करे, जैसा अशोक पटेल जी के शुरू से अभी करते आ रहे हैं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए। हमने अभी देखा है कि हमारी जो, जिन्होंने खूब खाद डाला, डीएपी डाला, यूरिया डाला, जो भी डाला, उनका 12 क्विंटल प्रति एकड़ ही उपज आई है। अभी हमने कल दिखवाया है, कल थ्रेसर खुद रात भर चलवाई, मैंने उसको पानी दिया था कि बगल वाले पड़ोसी को, तो उसने जो है उसका 11.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसके उपज आई है। और अगर हमारी अगर अशोक भैया की प्राकृतिक जैविक खेती बिना केमिकल डाले अगर 12 क्विंटल प्रति एकड़ आई है, तो कम नहीं है, बहुत 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 है ये सब। और हमारे इतने में भी हमें संतुष्ट होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे योगा कार्यक्रम में जो होती हैं, और अपने अपने अनुभव ही और सब लोग बताएंगे। सिर्फ ये जो यूट्यूब वाले चैनल वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते ना, 1 एकड़ में 5 लाख रुपए कैसे कमाएं, हमें इस प्रकार की बातें ना करके हमें तो यथार्थ बात करना है कि हमें कितनी परेशानियां आई हैं और कितना हुआ, बिल्कुल वही बताना है। अगर ऐसे ही हम चर्चा करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हमने वाहवाही लूटने के लिए अगर तमाम बातें की, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वो साथ में है ही नहीं। कितनी कुछ कहते रहो, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें सही बात बोलना है, वही जो हम कर सके, जो हमने दिखाया है और जो हमारा रिजल्ट आ सके। और आज आदरणीय सैद भैया ने संचालन किया, और मैं तो ऐसा प्रस्ताव भी आया है सदन से कि हम सब लोग एक एक दिन सब मंच का संचालन करें, और मंच का संचालन करते हुए हम सब का अपने अपने अनुभव बिखेरें, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें अपने। तो मैं आज शरद भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मंच का संचालन किया, और आदरणीय बहन रंजना जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इसमें